हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपका माइंड मिंगल एकेडमिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग का नेम है द नेशन स्टेट एंड रिलीजन रिलेटेड इशू एंड आइडेंटिटीज। एक राष्ट्र के अंदर रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या इशू क्रिएट होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम बेसिकली इस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये लेक्चर देखने के बाद किसी और चीज़ को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स इसी के अंदर क्लियर हो जाएंगे। Without any delay, let's start. Perhaps the most contentious of all aspects of culture diversity are issues relating to religious communities and religion-based identities. देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, हमारा भारत ग्रेट कल्चर डाइवर्सिटी का पार्ट है, जिसके अंदर अलग अलग रिलीजन से आने वाली कम्युनिटी हैं। वो सारे रिलीजन बेस्ड आइडेंटिटीज हैं। हमें जैसा कि पता है, एक कल्चर डाइवर्सिटी वाली कंट्री के अंदर रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं। किस टाइप के होते हैं और क्यों होते हैं, उस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। दीज इश्यूज में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रिलेटेड ग्रुप्स, द सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, सेट एंड माइनॉरिटी मेजोरिटी ईटीसी। देखिए, हर एक देश के अंदर दो सोच रखने वाले लोग रहते हैं। पहला है सेकुलरिज्म, दूसरा है कम्युनलिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है ऐसे लोग रिलीजन और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका कोई इंटरफेयर ना हो, ऑल आर इक्वल वाली सोच रखने वाले लोग होते हैं। और जो कम्युनलिज्म वाले लोग होते हैं वो अपने आप को एज ए सुपीरियर मानते हैं, वो अपने धर्म को, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, है ना। और वो जो दूसरे धर्म होते हैं, रिलीजन होते हैं, उनका विरोध करते हैं। सेट एंड माइनॉरिटी और मेजोरिटी। और देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है माइनॉरिटी और मेजोरिटी का, क्योंकि हमेशा मेजोरिटी वाले लोग डोमिनेट हो जाते हैं माइनॉरिटी वालों के ऊपर, है ना। Question about minorities and majority involve decision how the state is to treat different religious ethnic। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उस देश की जो गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से माइनॉरिटी और मेजोरिटी जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उन्हें कैसे ट्रीट करेगी। माइनॉरिटी राइट एंड नेशन बिल्डिंग। देखिए, अब हम माइनॉरिटी के राइट के बारे में बात करेंगे, एक नेशन बिल्डिंग कैसे बनती है, उस सारी चीज़ों को देखते हैं। In India, nationalism, the dominant trend was marked by an inclusive and democratic vision। देखिए, जो हमारा भारत राष्ट्र है उसके अंदर दो डोमिनेंट ट्रेंड चलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से। एक है इंक्लूसिव, दूसरा है डेमोक्रेटिक विजन। इंक्लूसिव बिकॉज इट रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। देखिए, हम इसे इंक्लूसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रेट डाइवर्सिटी है और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस डाइवर्सिटी को, इस प्लूरलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसलिए हम इसे इंक्लूसिव बोल रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक विजन क्यों बोल रहे हैं, वो आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक बिकॉज इट सॉट टू डू अवे विद डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन एंड ब्रिंग फोर्थ अ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। देखिए, हम इसे डेमोक्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री में सभी जो लोग हैं उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम इसे डेमोक्रेटिक विजन बोल रहे हैं, है ना। आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म इन्फ्लुएंस इंडियन नेशनलिस्ट एंड द अगली एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म। देखिए, आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवता का जो विचार होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन नेशनलिस्ट को। एंड अगली एस्पेक्ट ऑफ एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म, और जो नेशनलिज्म का बहिष्कार करते हैं, उसे एक्सक्लूड करते हैं, तो उसके ऊपर कमेंट करते हैं कुछ लीडिंग फिगर्स हमारे, जैसे कि महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, दो लोग होते हैं, और एक कम्युनलिज्म सोच रखने वाले लोग होते हैं और सेकुलरिज्म वाली सोच रखने वाले लोग होते हैं। तो जो आइडिया ऑफ ह्यूमनिज्म था, नेशनलिज्म वाला जो आइडिया था, उसे कुछ लोगों ने तो सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने उसे एक्सक्लूड करना चाहा, है ना। तो ऐसे लोगों को हमारे लीडिंग फिगर्स के द्वारा कमेंट किया जाता है। द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव नेशनलिज्म हैड टू बी बिल्ट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा इंक्लूसिव नेशनलिज्म वाला आइडिया था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना हुआ है। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर द डोमिनेंट ग्रुप टू एज्यूम दैट देयर कल्चर और लैंग्वेज और रिलीजन इज सिनोनिमस विद द नेशन स्टेट। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, जो लोग डोमिनेंट ग्रुप से आते हैं, मतलब जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है जिस देश के अंदर, वो हमेशा एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे कल्चर को फॉलो किया जाए, हमारी लैंग्वेज को बोला जाए, हमारे रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले एक नेशन स्टेट के अंदर। ऐसा हम अक्सर अपने आसपास भी देख सकते हैं। फॉर आ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए, टू इंश्योर द राइट्स ऑफ ऑल ग्रुप एंड दोज माइनॉरिटी ग्रुप इन पर्टिकुलर। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के लिए हमें जिस देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके राइट को इंश्योर करना पड़ता है ना, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप वाले लोग हों, उनके राइट्स को भी हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है, जब ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बन पाता है। प्रिविलेज्ड माइनॉरिटी सच एज एक्सट्रीमली वेल्दी पीपल आर नॉट यूजली रेफर टू एज अ माइनॉरिटीज। विशेष अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो एक्सट्रीमली वेल्दी पीपल हैं। देखिए, जो प्रिविलेज हम माइनॉरिटी किसे बोल रहे हैं, जिनके पास थोड़ा प्रिविलेज है, वो वेल्दी पीपल है ना, वो रिच पीपल हैं।
आर नॉट रेफर्ड टू एज अ माइनॉरिटी, तो हम उन्हें एज अ माइनॉरिटी नहीं देखते हैं। ये हैं तो माइनॉरिटी के लोग ही, लेकिन ये कैसे हैं, रिच है, तो इससे हमारा जो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो माइनॉरिटी नहीं बोलता है। ये पॉइंट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। द सोशोलॉजिकल सेंस ऑफ माइनॉरिटी, देखिए सोशोलॉजिकल सेंस के हिसाब से माइनॉरिटी किसे बोला जा रहा है, मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी फॉर्म अ कलेक्टिविटी। माइनॉरिटी की वो मेंबर जो कि कलेक्टिविटी को फॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम माइनॉरिटी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जब होते हैं तो जब कलेक्टिविटी फॉर्म करते हैं तब हम उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। ये आपका कलेक्टिविटी वाला पॉइंट आगे क्लियर हो जाएगा। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रुप सॉलिडरिटी, अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड बिलोंगिंगनेस। देखिए लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग सेंस होता है सॉलिडरिटी का, एकजुटता का, फीलिंग होती है टुगेदरनेस की, एक साथ रहने की, बिलोंगिंग की, एक दूसरे के व्यू होते हैं उन्हें मैच करने की, है ना। मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी, दोनों के अंदर टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है जब भी लोग साथ मिलकर चलते हैं। सच एज पीपल हु आर लेफ्ट हैंडेड और पीपल बॉर्न ऑन 29 फेब। देखिए जो लोग लेफ्ट हैंडेड है और 29 फेब को जिनका जन्म हुआ है, आर नॉट माइनॉरिटी इन द सोशोलॉजिकल सेंस, वो सोशोलॉजिकल सेंस के हिसाब से माइनॉरिटी के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म अ कलेक्टिविटी, क्योंकि वो कलेक्टिविटी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो कलेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है उसे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर हम 1000 लोगों को एक ग्रुप के अंदर ले लें और उनसे बोला जाए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और कौन से लोग हैं जिनका जन्म 29 फेब को हुआ है, तो हो सकता है लेफ्ट हैंड वाले 1-2 लोग हों और हो सकता है 29 फेब वाले 1-2 लोग नए फेब को जिनका जन्म हुआ है वो हों। लेकिन 1-2 और ये जो लोग हैं ये कलेक्टिविटी फॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, है ना। इस वजह से हमारे सोशोलॉजिकल सेंस के हिसाब से इन्हें माइनॉरिटी में नहीं बोला जाएगा। हो सकता है 1000 भीड़ के अंदर कोई भी ना हो ऐसा, है ना। जो लोग कलेक्टिविटी फॉर्म करते हैं हम उन्हें माइनॉरिटी बोलते हैं। ये हमारी सोशोलॉजी बुक बात कर रही है, सोशोलॉजी का सेंस अलग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। माइनॉरिटी ग्रुप इज डिसएडवांटेज इन वन सेंस बट नॉट इन अनदर। देखिए माइनॉरिटी ग्रुप डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं एक सेंस के अंदर लेकिन दूसरे के नहीं। आगे डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों बोला जा रहा है। रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक द पारसी और सिख में बी रिलेटिवली वेल ऑफ इकोनॉमी। देखिए जैसे कि रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर पारसी और सिख आते हैं, लेकिन जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, तो इस वजह से डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर नहीं है। अब डिसएडवांटेज क्यों है वो देखते हैं। देखिए ये डिसएडवांटेज नहीं है, कौन से एस्पेक्ट से? क्योंकि ये छोटे हैं, इस वजह से हम इसे एज अ डिसएडवांटेज ग्रुप नहीं बोल रहे हैं। दूसरे वाले को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम डिसएडवांटेज वाला पार्ट देखेंगे इनका। देखिए अब डिसएडवांटेज क्यों है। डिसएडवांटेज इन अ कल्चर सेंस बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर रिलेटिव टू द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ हिंदू। देखिए डिसएडवांटेज हम इन्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो कल्चर होता है उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका स्मॉल नंबर होता है ना। और जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है हिंदू, वो डोमिनेंट होते हैं इन द सेंस ऑफ कल्चर, है ना। इस वजह से हम इन्हें डिसएडवांटेज बोल रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री जिसमें सब लोग अपनी अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जो सोशोलॉजिकल हमें बुक पढ़ाने की कोशिश कर रही है वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा। रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटी नीड स्पेशल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी। देखिए जो रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटी है उसे स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं, जो डेमोग्राफिक डोमिनेंस है, जिनका रेशियो ज़्यादा है, जिनका परसेंटेज ज़्यादा है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। देखिए आपने अगर रेशियो परसेंटेज वाली किसका कितना परसेंटेज है वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बेसिकली सारे परसेंट वाइज जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी है उन्हें डिस्कस किया है। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CUT प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में उसे देखा जाता है ना। तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, एक लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर, इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल मेजोरिटी इनटू पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शन। देखिए जैसा कि हम सबको पता है जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल होते हैं वही पॉलिटिकल पावर में आते हैं थ्रू इलेक्शन, क्योंकि जो लोग मेजोरिटी में होंगे वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, उसके बाद वो उसे वोट करेंगे, देन वो पॉलिटिकल पावर में आ जाएंगे, है ना। इस वजह से माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं वो रह जाते हैं। दिस मीन्स दैट रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन आर पॉलिटिकली वन। देखिए इसका ये मतलब है कि रिलीजियस और कल्चर माइनॉरिटी वाले लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल तरीके से, तो हमने बात की थी कि वो काफ़ी अच्छे हैं, है ना कहीं माइनॉरिटी। लेकिन अगर हम देखें पॉलिटिकल वाले तरीके से तो वो क्या असुरक्षित है, क्योंकि इस तरीके से तो वो कभी भी पावर में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट के अंदर उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं, है ना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
अब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे, द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर बोले जाते हैं, वर अवेयर दैट अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन कुड बी बिल्ट। और वो इस चीज़ से काफ़ी अवेयर थे, अगर हमें यूनाइटेड नेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इन सारी चीज़ों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ओनली व्हेन ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल हैड द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड डेवलप देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि जितने भी सेक्शन के लोग हैं उन सबको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें, अपने कल्चर को डेवलप कर सकें, वो अपनी लैंग्वेज को बोल सकें, जब ही एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेड दिस पॉइंट क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखिए, जैसा कि हमें पता है उन्हें चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपकी CUET में देखा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है ना। मेड दिस पॉइंट क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर क्लियर हो गया था। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी एंड कल्चर डाइवर्सिटी, देखिए माइनॉरिटी का जो कल्चर है उसे इंश्योर करने के लिए, उसे सेव करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 29 याद होना चाहिए। आर्टिकल 30 किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये बेसिकली आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता है कि माइनॉरिटी को भी प्रायोरिटी दी जाए। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना। माइनॉरिटी जो लोग हैं उन्हें एजुकेशन प्रायोरिटी दी जाए, इसके बारे में आर्टिकल 30 बात करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। 1891 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और 1956 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। भीमराव रामजी अम्बेडकर बुद्धिस्ट, रिवाइवलिस्ट, जूरिस्ट, स्कॉलर एंड पॉलिटिकल लीडर। जैसा कि हम सबको पता है भीमराव रामजी अम्बेडकर बुद्धिस्ट के सपोर्टर थे और एक पॉलिटिकल लीडर थे और वो एक स्कॉलर भी थे, है ना। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट बोले जाते हैं। बोर्न इन अ पुअर अनटचेबल कम्युनिटी, और उनका जन्म एक गरीब अनटचेबल कम्युनिटी के अंदर हुआ था। ही स्पेंड हिज लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम, और उन्होंने अपना पूरा जीवन अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हुए बिता दिया। देखिए, ऐसा कोई भी सोच नहीं सकता है, पहले जब वर्ण सिस्टम हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करता था तो अनटचेबल लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि अनटचेबल कम्युनिटी से आने वाला एक इंसान हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का मेकर बनेगा। तो अपने सोचने का और समझने का नज़रिया है, आप क्या है और कहाँ है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, ये सोशोलॉजी बुक है, इसके अंदर हमने काफ़ी रिलीजन के बारे में बात की। अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हुए हों तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। हमारा काम होता है केवल पढ़ना, है ना। तो आप जितने ब्रॉड तरीके से सोच सकते हैं उस ब्रॉड तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। आप इस सोसाइटी को स्टडी कीजिए और सोशोलॉजी बुक को एकदम अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।